दूसरा टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम, पादप जगत। इस वाले सत्र को मैंने ज्यादा थोड़ा प्रयास किया है और बेहतर कराने का। पहला क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल सवालों की संख्या है 64, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि जो ये 64 सवाल लगा लेगा तो आप जो बैठे हैं ना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भले ही हमारे साथ समय व्यतीत कर रहे हो, लेकिन ये तय मान के चला कि सवाल भिड़ेंगे, है ना, आएगा ही नहीं बाहर से, कहां से, सब तो हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, यहां से हमें क्या देखना होगा प्लांट का। पहला तो हमें देखना होता है क्लासिफिकेशन, क्या, दूसरा प्लांट के ऊतक, तीसरा प्लांट के हार्मोन, और अंत में देखना होता है जड़, तना, पत्ती, फल और फूल। तो कुल इतने हिस्से अगर हम पढ़ लें तो हमारा पादप जगत वाला मामला फिट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लगभग पढ़ा हुआ है। मैंने देखा कि सर ने सब कुछ बता रखा है, बस फटाफट रिकॉल करिए और आगे बढ़िए। पादप जगत को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। शुरुआत के जो 3 होते हैं ये अलग हैं और लास्ट के 2 जो हैं वो अलग हैं। शुरुआत के 3 जो होते हैं ये कमजोर पादप होते हैं, यानी कि इनमें क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होती है, और लास्ट के 2 होते हैं ये क्षमतावान पादप होते हैं, यानी कि इसमें पर्याप्त मात्रा में पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पुष्प पाए नहीं जाते हैं। तो सारा खेल फ्लावर का है कि एक होते हैं पुष्पोद्भिद, दूसरे होते हैं अपुष्पोद्भिद। तो शुरुआत के पादप निम्न कुल के पादप होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पादप माना भी नहीं जा सकता, लेकिन वो पादप हैं। और जो नीचे के 2 हैं ये बड़े क्षमतावान हैं, और हमारे आसपास के आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद ये नीचे वाले हैं, और हमारे आसपास के जो ऊपर के हैं जिनको हम नहीं जानते, जैसे कि फर्न है, मॉस है, लिवरवर्ट है, एंथ्रोसिरोस है, ये सारे के सारे ऊपर वाले हैं। आमतौर पर सवाल जो बनता है ऊपर वाले से बनता है, नीचे वाले से कम बनता है, क्योंकि उनको पता है सवाल बनाने वाले को कि आम, महुआ, नीम, पीपल तो सब जानता है, लिवरवर्टन और एंथ्रोसिरोस लोग नहीं जानते हैं। तो हमें सवाल वहीं से उठाने हैं और व्यवस्था वहीं से बनानी है। आइए बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है थैलोफाइटा। ध्यान देना, थैलोफाइटा के समूह के जो पादप हैं ये पादप लगते ही नहीं हैं, कारण कि इनमें जड़, तना और पत्ती कुछ भी पाए नहीं जाते। अब आप देख लीजिए, इसमें कहीं जड़ दिख रही है? हमें इसी पादप से अपने घर का दरवाजा बनवाना है, बन जाएगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तना है ही नहीं इसमें, लेकिन ये पादप हैं। तो पादप होने की जो शर्त इन्होंने दी थैलोफाइटा ने, वो शर्त ये दी, इन्होंने कहा कि मैं पादप हूं और इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर जो प्लांट सेल है वो मौजूद है, कारण कि हमारे अंदर सेल वाल है। क्या है? सेल वाल है। इसे कहा गया कोशिका भित्ति। क्या कहा गया? कोशिका भित्ति। तो जिसके पास भी कोशिका भित्ति होगी वो पादप होगा, और जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है उसे पादप से हम बाहर निकाल देंगे। जो थैलोफाइटा होते हैं ये केवल एक ही शर्त लागू करते हैं, किसका? सेल वाल का। इसमें ना तो कोई जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्ती है, और फूल फल की तो बात ही दूर है ना। अब सवाल आता है कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना, कुल मेनली 4 हैं, लेकिन 5 भी गिने जाते हैं। थैलोफाइटा में पहला है शैवाल। क्या है? एलिगा या शैवाल। दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं कवक या फंगी। तीसरे जो होते हैं इनको हम कहते हैं लाइकेन। क्या बोलेंगे? लाइकेन। और चौथे जो होते हैं इनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। वास्तव में अलग से वायरस भी जोड़ा जाता है, लेकिन वायरस में किसी भी तरह का प्लांट सेल नहीं है या उसमें सेल वाल नहीं होता, इसलिए उसे हम अलग कहानी देते हैं। केवल 4 ही लोगों को इसमें हम शामिल कर लेते हैं, शैवाल को, बैक्टीरिया को, कवक को और लाइकेन को। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा पन्ना इंतजार कर रहा है। हमने चारों पर व्यवस्थित सवाल बनाए हैं, शैवाल के भी, लाइकेन के भी और आपके कवक के भी, तो हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। अगला जो हमारे पास है वो है ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा है अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अगर आप इनकी शक्ल देख रहे हैं तो मॉस देखिएगा, थोड़ा सा आकार इनका बड़ा है, हल्का सा बढ़ गया ना, ठीक है। और इनको हम कहते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर पादप कहते हैं, क्योंकि ये पानी में भी हैं और थोड़ा सा स्थल पर नम जमीन पर उग जाते हैं। जड़, तना और पत्ती तो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन कई बार पत्ती जैसी संरचनाएं और तनी जैसी संरचनाएं दिखती हैं। लेकिन ध्यान देना, ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम की कोई व्यवस्था नहीं दिखती, यानी यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से ब्लॉक है, उपलब्ध नहीं है। बस हाँ, पत्ती नुमा संरचनाएं दिख रही हैं। 3 बड़े एग्जाम्पल हैं, मॉस, लिवरवर्थ और हार्नवर्थ। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कई बार एग्जाम में आएंगे, अभी आगे आपको दोबारा मिलेंगे। लेकिन जैसे हम टेरिडोफाइटा की तरफ जाते हैं, अब देखेंगे तो पादप जैसी व्यवस्था दिखनी शुरू हो गई है। बारात में दुल्हा गाड़ी में ही लगाते हैं, देखा है ना? जयमाल स्टेजवा पर लगाते हैं। हमारे गांव के लौंडे नोच ले जाते हैं सुबह, प्लास्टिक का आता है ये। तो हमारे गांव बारात ही 2-3 लौंडे नोच लेके चले गए।
तो बाद में घर वाले से मांग रहा था हमारा फूल नोच ले गए हैं। तो ये जो चीजें हमारे आसपास नहीं होती हैं, नम जगहों पर ये भी होती है। लेकिन ध्यान देना, पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा है। कहां पर? पृथ्वी मतलब मृदा, मृदा में उगने वाला ये पहला समूह का पादप है। क्योंकि अभी तक जो उग रहे थे वो कहां थे? पानी में थे या जमीन में थे, उभयचर मामला था। लेकिन ये अकेले ऐसा हुआ जो अब कहां उगेगा? धरती पर उगेगा। इनकी खासियत अगर आप देखेंगे तो जैसे सांप होता है वैसे इनकी पत्तियां हैं, इसलिए इनको हम सर्पिल पादप क्या बोलते हैं? सर्पिल पादप भी कहते हैं। एक और खासियत दिमाग में रखना कि जिंदगी में पहली बार किसी पादप के शरीर में जाइलम और फ्लोएम उगना शुरू होता है। क्या? तो ये याद रखना कि जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत कहां से हो रही है? बहुत विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यहां से तथाकथित तौर पर हम कह सकते हैं रीजन कि इनका आकार देख लो थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो बड़ा होने के चक्कर में अब इनको पानी पहुंचाना पड़ेगा और भोजन बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि शुरुआत अगर जाइलम फ्लोएम की पूछी जाएगी तो कहां से होगा? वो टेरिडोफाइटा से। सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल होता है वो होता है फर्न का। नाम सुना है? ये दोनों चित्र हमारे पीछे जो हैं ये फर्न के दिखाए गए हैं। आगे बढ़िएगा। इसके बाद आप जैसे आगे यात्रा करेंगे तो आपको अब बड़े आकार के पौधे दिख जाएंगे जिनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, या इसे कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या बोलेंगे? अनावृत बीजी। या इसको हम कहते हैं कि इनका जो बीज है उसके ऊपर कोई कवर नहीं लगा होता है, यानी कि बिना कवर वाले बीज होते हैं इनके। आमतौर पर ये पादप हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं होते हैं। इनको प्राप्त करना है तो आपको दो जगहों पर जाना होगा। या तो आप ऊपर जाइए जम्मू और कश्मीर, या तो आप जाइए राजस्थान, यानी कि या तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में या तो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं ये। और इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो है कि इनका जो सीड है ये खुलेआम घूमता है, यानी कि ये अंडरवियर नहीं पहना होता। समझ गए? बहुत बदमाश टाइप का है ये। और बड़ी खास बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाला पौधा सिकोया, नाम सुना? इसी समूह का है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में जलाउने की लकड़ी, जानते हो? फर्नीचर की लकड़ी, जलावन की लकड़ी देने का पूरा जिम्मा जिम्नोस्पर्म के ऊपर है। इनमें फल नहीं होता, ध्यान देना। इनमें फूल तो मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म आते आते आपको फल नहीं मिलने वाला है। बाकी फूल मिला, तना पत्ती तो पहले ही मिल गया था, जड़ तना पत्ती मिल गया आपको टेरिडोफाइटा में। जब आप जिम्नोस्पर्म में आए तो जड़ तना पत्ती मिला, जाइलम और फ्लोएम का और विकास हुआ, फूल भी मिला, लेकिन फल नहीं मिलेगा। फल जैसी संरचना दिखती है जो बीजों का समूह होता है। क्या है ये बीजों का समूह है। आपने ढेर सारे नाम सुने होंगे, साइकस, पाइनस, देवदार, चीड़, है ना, जिंकोबो बाइलोबा, मेडन हेयर ट्री, स्प्रूस, ये सारे के सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो जिम्नोस्पर्म के समूह में आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये तो वो है सिकोया। हाँ, इसके बाद अगला है एंजियोस्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं ये पूरी तरह से विकसित है। सबसे एक ध्यान देना सवाल आता है कि सर्वाधिक विकसित अगर जाइलम और फ्लोएम पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा विकसित जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनके दो प्रकार के पादप हैं, एक होते हैं मोनोकोट्स और दूसरे होते हैं डाइकोट्स। मोनोकोट्स में एक पत्र और डाइकोट्स में, अब जैसे ध्यान देना धान, तो धान या गेहूं इनका बीज कैसा है? और अगर चना देखेंगे तो हाँ, इनकी पत्तियां पैरेलल कैसी होती हैं? इनकी पत्तियां जालनुमा, कैसी? जालनुमा होती हैं, ठीक है। ध्यान देना, इनकी जड़ें कमजोर हैं, किसकी? मोनोकोट्स की। और डाइकोट्स की जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं। तो ऐसे दिमाग में कुछ बातें रख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो सवाल बनता है पादप उतक का, प्लांट टिश्यू का। तो हमने 5 बातें समझी। थैलोफाइटा, कोई जड़ तना पत्ती नहीं है, केवल थोड़ा सा शरीर दिख रहा है। हमने सिद्धांत बताया कि प्लांट सेल होना चाहिए और सेल वाल। 4 एग्जांपल, शैवाल, कवक, लाइकेन, और फिर हमने बताया कि ब्रायोफाइटा उभयचर है, जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी। फिर हमने टेरिडोफाइटा बात की और पहली बार हमें क्या मिला? जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हुआ? और हमने कहा कि सांप जैसे दिखते हैं, सर्पिल पौधे होते हैं। धरती पर पूरी तरह से उगने वाला पौधा कौन सा है? टेरिडोफाइटा। फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म में आ गए और अब आ गए एंजियोस्पर्म में। अब आ गए हम पादप उतक पर। तो जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन का टिश्यू होता है, वैसे ही प्लांट के पास भी टिश्यू होता है। ध्यान देना, टिश्यू का जब निर्माण हम कर रहे होते हैं तो कई प्रकार की सेल के साथ करते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए? 3 तरह की शर्तें होती हैं।
किसी सेल का टिश्यू में बदलना। कभी गांव में हुक्का पीते हुए देखे हो, गांजा? तो कितने भी बदमाश लोग हैं, अगर एक दो लोग गांजा पी रहे हैं और तीसरा पीने वाला है, तो भी जाके बैठ जाएगा और जूठा नहीं बिराता, फिर कहेगा लाओ हम भी पिए, और उसके बाद ऐसे घूमता रहता है, साइक्लिक चलता है। अब वो तीन मिलके बन गए ऊतक। क्या बन गए? ऊतक। अकेले थे क्या थे? सेल। तो सेल की तीन खासियत है कि सेल अगर समान संरचना वाली होगी, ध्यान देना, अगर समान रूप से कार्य कर रही होगी और समान रूप से इसका निर्माण हुआ होगा, यानी कि जन्म भी एक जैसा हुआ हो, बनावट भी एक जैसी हो और काम करने की भावना भी क्या हो, एक जैसी हो, कि ये भी हुक्का पिएंगे, वो भी पिएंगे, वो भी पिएंगे, प्रॉपर सारी बातें हैं। तो तीनों गुणों का समावेशन अगर है तो इस कोशिका को मिला के क्या बन गया? टिश्यू बन गया। तो कोशिकाओं से टिश्यू बना और टिश्यू से अंग बना और अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र से शरीर बनी और शरीर से समाज बना। समाज ये बैठा हुआ है, समाज ही बैठा है यहाँ पर। चलिए, तो अब हम उसी तरह से प्लांट की बात करते हैं। पादप जो बनता है, प्लांट टिश्यू जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। जब भी ध्यान देना, एक होता है जिसे हम कहते हैं विभोज्योतक, और यही मेन होता है, मेरिस्टेमेटिक। जो विभोज्योतक ऊतक होता है ये मेन होता है। और एक और है जिसे हम अस्थाई के तौर पर या परमानेंट टिश्यू के तौर पर जानते हैं, ये भी है लेकिन उतना मेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं विभोज्योतक ऊतकों के विभाजन से कौन बनता है? जब इनका विभाजन हो रहा होता है तभी क्या बन पाता है? अस्थाई बन पाता है। तो आमतौर पर दुनिया के किसी भी बड़े पादप में दो प्रकार के ऊतकों का कहानी बनती है। जो विभोज्योतक होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। अगर हम इसको चित्र में समझाएं तो हमें यहां से दिखेगा। अगर मैं मान के चलूं कि ये कोई पेड़ है ना, तो इस पेड़ के पास तीन कहानी बनेगी। ये इसका शीर्ष है, ये इसका मध्य भाग है और ये इसका आधार है, यानी तना मान के चलना, ठीक है ना। ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एपिकल कौन सा बनता है? एपिकल या शीर्षस्थ ऊतक होता है। दूसरा होता है बीच वाला, ये है इंटरकोलेरी, क्या है? या इसको बोलते हैं हम अंतर्वेशी, क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी ऊतक। और तीसरा है लैटरल, क्या है? लैटरल है, या इसको हम पार्श्वस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्वस्थ। अब ये तीन तरह के ऊतक मिल करके एक पादप को बना लेते हैं। क्योंकि एपिकल ऊपर है तो यह सूट है, क्या है? सूट। और जब सूट ऊपर जाता है तो रूट भी नीचे जाता है। तो एपिकल रूट और सूट दोनों पे मिलेगा, ध्यान देना। जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे आएंगे। तो पादपों के सूट में और पादपों के रूट में एपिकल दिखेगा और यह पादपों की लंबाई बढ़ाएगा, और यह पादपों की लंबाई बढ़ाएगा। जो इंटरकोलेरी है, यहां पर पादपों में फल, फूल और तने आगे बढ़ते हैं। और जो लैटरल है, ये तने की मोटाई क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। इनमें क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है? वर्टिकल। और यहाँ पर जो वर्टिकल होगा इसको बोलते हैं द्वितीयक विभाजन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक विभाजन या सेकेंडरी डिवीजन कहते हैं। और द्वितीयक विभाजन के कारण ही आधार हमारा कैसा हो जाता है? मोटा। कैसा होगा? मोटा। और यहीं से यांत्रिक सहारा मिलना शुरू होता है। तो तीन तरह के ऊतक मिले, एपिकल लंबाई बढ़ाया, इंटरकोलेरी फल फूल पत्ती लाया, और लैटरल आधार की मोटाई बढ़ाया, चौड़ाई मोटाई एक ही हो गया। और उसके अलावा इसका जो डिवीजन है वो कैसा है? वर्टिकल है और सेकेंडरी डिवीजन हो रहा है। इन्हीं मेरिस्टेमेटिक का विभाजन हो ही रहा होगा, उसी दौरान हमारे पास कौन सा बनेगा? और ये दो होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है ये पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है और सेरेनकाइमा है। ऊपर के दो भाई साहब लोग जिंदा हैं, कैसा है? जीवित है, मतलब जिंदा रखना अच्छी बात नहीं है। नीचे के कौन से हैं? ये मर गए हैं, यानी कि जीवन नहीं होता। तो जीवित ऊपर के दो और मरे हुए नीचे के एक। जाइलम भाई साहब और फ्लोएम भाई साहब। जाइलम मर गए हैं और फ्लोएम जिंदा है, यानी उल्टा हो गया, ऊपर के जिंदा नीचे के मरे, और इधर ऊपर के मरे नीचे के जिंदा। अब कहानी समझना कि जो पेरेनकाइमा है ये बहुत मृदु होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु होते हैं। जो कोपल जानते हो? कोपल मतलब बहुत मुलायम पत्तियां ऊपर की, उन्हीं मुलायम पत्तियों में होते हैं। इनका काम है भोजन बनाना और प्लस में भंडारण करना। क्या करना? बनाना और बना के रख लेना। कौन करेगा? पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होते हैं ये लचीलापन प्रदान करते। क्या करते हैं? लचीलापन प्रदान करेंगे। मान के चलो कि अमरूद के पेड़ पे चढ़े हो कभी?
ऊपर चढ़ते जाओ गिरता नहीं है, और जामुन पे चढ़ जाओगे तो नीचे आ जाओगे, है ना। रमेश नीचे आ गए, जामुन खाया कोई और, रमेश गए हॉस्पिटल। अमरूद में कुलेनकाइमा ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे आप देखिए सफेदा या जो ये वाला होता है यूकलिप्टस, हवा आई तो ऐसे झुक जाएगा और फिर खड़ा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। जो स्लेरेनकाइमा है ये चूंकि मृत है, ये मरा हुआ है, ये आपका जो बाहर की छाल है उन छाल में पाए जाते हैं, और ये भी यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इनकी एक बड़ी खास बात यह है कि जो स्लेरेनकाइमा है इनमें एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसकी वजह से ये आग पैदा कर देते हैं। यानी कि अगर हम स्लेरेनकाइमा के दोनों डालों को आपस में रगड़ाएं तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो ये खास बात है। जाइलम जो है ये क्या करेगा, जल और खनिज को कहां ले जाएगा, नीचे से ऊपर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, वन वे। कैसा, वन वे होगा। और मैंने आपको उस दौरान बताया जब मैं केसी का तो पढ़ा रहा था, याद है, सारी बातें बता रखा हूं। फ्लोएम क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, और ये एटीपी का इस्तेमाल करेगा क्योंकि ये जिंदा है ना, तो अपना भोजन खाएगा। तो ये रही पादप के ऊतकों के बारे में तमाम प्रकार की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, पादप हार्मोन के बारे में समझते हैं। पादप हार्मोन हमारे पास जो होते हैं मुख्य तौर पर पादपों को फलन फूलन के लिए जिम्मेदार बनाते हैं, पादपों को बढ़ाते हैं। यानी कि जैसे इंसान के ऊपर हार्मोन का प्रभाव, वैसे पादपों के ऊपर भी हार्मोन का प्रभाव। हमारे पास 5-6 प्रकार के हार्मोन हैं। जैसे एक हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। जब आप ऑक्सिन के बारे में जिक्र करेंगे तो पेड़ पौधों को लंबाई बढ़ाने वाला, प्लस में पेड़ पौधों को प्रकाश की तरफ मोड़ने का काम कौन करेगा, ऑक्सिन हार्मोन करता है। एक और हमारे पास है जिबरेलिन्स, क्या करेगा, पेड़ पौधों को अंकुरित करेगा, प्लस में यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। एक और हार्मोन हमारे पास है जिबरेलिन्स के बाद साइटोकाइनिन है। कोई बता सकता है, बौने पौधों को बढ़ाने काम करता है, सेल, तो सेल डिवीजन है, तभी तो बौने पौधे बढ़ेंगे, सेल डिवीजन होगा और बौने पौधे तब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद सबसे खास जो इसमें आता है, ये आपका जो शुष्क पौधे हैं, आपके फल हैं या बीज हैं, उनको सुषुप्तावस्था में लाता है। बहुत दिन तक आप उसे रख सकते हो, 5-6-10 महीने तक एब्सिसिक एसिड करता है। सबसे खास जो वो कौन सा है, एथिलीन है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पादपों नेचुरली क्या कर रहा है, पकाने काम कर रहा है। एक और पादप हार्मोन है, उसका नाम है फ्लोरिजेंस, और फ्लोरिजेंस क्या करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है। तो इतने सारे नाम हैं, बस 2-4 नाम आपको दिमाग में रखने हैं। अगला है प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप कार्यकी। और जब पादप कार्यकी की बात करते हैं तो यहीं पर हम प्लांट के सभी हिस्सों पर बात करते हैं, यानी कि पादप के जड़, तना, पत्ती, ये पादप के फिजिकल पार्ट हैं, और पादप का फूल, फल और बीज ये पादप के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। यहीं से पादप मुख्य तौर पर जनन की क्रिया आगे बढ़ाता है। तो इस पूरे सेक्शन में हमें इन सभी के बारे में पढ़ना है। पहला जो हिस्सा है वो है जड़ का, यानी कि रूट का। ध्यान देना, जड़ें जो होती हैं मुख्य तौर पर 4 होती हैं। पहली होती है टैप या मूसला, दूसरी होती है अपस्थानिक या एडवेंटिटियस, तीसरी होती है पोषक या न्यूट्रेटिव, और लास्ट होती है चूसक। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा मायनेपूर्ण कौन सी है, तो वो लास्ट वाली है जो सकर रूट होती है। यहां से सवाल बने हैं, हालांकि हमें सारे देखने हैं फटाफट। तो अगर मैं मूसला जड़ों के पास आऊं तो ध्यान देना, हमारे पास टैप रूट कई प्रकार की है या कई प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हिस्सा बनती हैं। अगर आप इनको देख पा रहे हैं, गाजर देख रहे हैं, चुकंदर, और ये फाइब्रस रूट के तौर पर है। हालांकि इनके 3-4 नाम कुछ इस तरह से होते हैं। पहला होता है फ्यूजीफार्म। क्या होता है, फ्यूजीफार्म रूट होती है। और जो फ्यूजीफार्म होती हैं इनको हिंदी में कहते हैं तर्करूपी। क्या बोलते हैं, तर्करूपी। आपने मूली देखा होगा, तो मूली ऊपर से थोड़ी सी मोटी और हल्की नीचे नीचे पतली हो जाती है। तो जो मूली है ये तर्करूपी जड़ों का एग्जाम्पल है। यही एक एग्जाम्पल आता ही है। कोनिकल को बोलते हैं शंकुकार, कैसा, और जो गाजर है वो कैसी होती है, शंकुकार होती है। नैपी फार्म को बोलते हैं घड़ानुमा, कैसा, घड़ा जानते हैं ना, मटके जैसा। सलजम देखा है, और चुकंदर, सलजम और चुकंदर। इसके अलावा न्यूमेटिफेरा जो होती है ये आपको मिलेगा समुद्री क्षेत्र में। कहां पर, जहां पर लवणीय क्षेत्र होते हैं वहां पर होगा। और मैंग्रोव वनस्पतियां जानते हैं, तो मैंग्रोव वनस्पतियों में न्यूमेटिफेरा जड़ें होती हैं जो कि श्वसन मूलक पाए जाते हैं, सांस लेने की क्षमता इनमें होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये देखो, तो ये किसका है, ये मैंग्रोव है, उन्हीं का दिखाया गया है। इसके बाद हमारे पास अपस्थानिक जड़ें हैं या एडवेंटिटियस रूट होती हैं, क्लाइंबिंग रूट, स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट होती हैं।
तो हमारे दैनिक जीवन में ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बहुत से ऐसे पौधे या लताएं हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, है ना। जब आप लता की बात करेंगे तो लता होता है, एक होती है बेल। क्या होती है? 68 में यही सवाल पूछा गया है कि लता और बेल, एनसीईआरटी के सवाल है ये। लताएं जो होती हैं ये जमीन में ऐसे फैल जाती हैं, और जो बेल जो होती है वो जमीन से ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देगा। तो क्लाइंबिंग रूट होती है, ये जमीन से ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं। अगर इनके उदाहरण हम लोग देखें तो मनी प्लांट देखा है ना, इनमें जो रूट है कैसी है, वो क्लाइंबिंग है। ये किस चीज का पेड़ है? मक्का है। तो मक्के के ऊपर तने से निकले जड़ें जो होती हैं इनको बोलते हैं स्टिल्ट। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट। और ये बरगद है, और बरगद से जो निकलती है इनको बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलेंगे? प्रॉप। तो ये प्रॉप है और ये स्टिल्ट है और ये क्या है? क्लाइंबिंग है। तो क्लाइंबिंग का अगर मैंने एक एग्जांपल दिया तो क्या 2-3 आप दे सकते हो? अंगूर, पान, लौकी, परवल, सारा ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। क्रॉप में एक ही है मुख्य तौर पर, पाकड़ भी एक आता है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारे पास अगली जड़ें, उनको बोलते हैं हम नोडुलस। क्या बोलते हैं? नोडुलस। इसके बाद है कंदिल, ट्यूबरस। इसके बाद है मांसलदार या फ्लैसी। ये सारी की सारी जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जो अपने साथ या तो राइजोम रखती हैं, राइजोम जानते हैं ना, हाँ, या तो ये अपने साथ कार्बोहाइड्रेट क्या रखेंगी? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ट्यूबरस रूट की बात करें तो स्वीट पोटैटो जानते हो, शकरकंद। तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो कंदिल जड़ें होती हैं। नोडुलस में जब आप बात करते हैं, आमा हल्दी के बारे में सुना है? मैंगो जिंजर। अक्सर चोट लग जाती है तो आमा हल्दी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो मैंगो जिंजर में आपको ये जड़ें मिल जाएंगी। डहेलिया में जो होता है वो फैलसी रूट होती है या मांसलदार जड़ें आपको दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड और नोडुलस। फेसिकुलेटेड डहेलिया है, ट्यूबरस में कौन सा है? शकरकंद है, और नोडुलस में आमा हल्दी है। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे एग्जाम में सवाल बनाते हैं। कई बार आपके मन में ख्याल आता है कि जड़ और तने में अंतर कैसे महसूस करें। आप सभी किसान के घर से हैं? जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये भी, हाँ, बड़े बड़े घर के हो गए तो पढ़ने की क्या जरूरत थी, नेता बन जाते। अक्सर सभी लोग किसान के ही घर के होते हैं। जो चीज काट करके बोया जाए वो तना है, और जो काट कर ना बोया जाए वो जड़ है। इतना दिमाग में रखिएगा। क्या शकरकंद काट करके बोई जाती है? उसका तना बिछाया जाता है। क्या आलू काट कर बोई जाती है? बिल्कुल, काटते नहीं आलू, तो वो तना है। क्या गन्ना काट कर बोया जाता है? तो तना है। क्या सलजम काट कर बोया जाता है? क्या मूली काट कर बोई जाती है? अच्छा, प्याज काट कर बोई जाती है? अलग करते हैं। आप काट के बो सकते हो, उसके 4 हिस्से कर दो, लग जाएगा। क्या लहसुन काट करके बो सकते हो? अलग करते नहीं हो। तो जो काट कर बोया जाए वो तना, और जो काट कर ना बोया जाए वो जड़। और भैया देखो, जो आपसे सवाल में परेशान करते हैं वो गाजर, मूली, चुकंदर और सलजम, यही 4 लोग मुंह उठा के चले आते हैं। जो मुंह उठा के 4 ही आ रहे हैं तो उनको दिमाग में रखो। आपसे जापानी किसी जड़ के बारे में नहीं पूछेंगे। आंशिक कैसा है? आंशिक है। तो 2 ही एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखने हैं, अमरबेल कस्कुट्टा, कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट, और लॉरेंथस या बांदा, पार्सली पैरासिटिक प्लांट, ठीक है ना। तो ये जड़ों की कहानी रही। अब आपसे जो सवाल और बनेगा वो ये बनेगा कि जड़ें करती क्या हैं। ध्यान देना, मैंने बिल्कुल 68 के हिसाब से डिजाइन किया है, तो इसको हवा मत दीजिएगा, दिमाग में रख के चलिएगा। पेड़ पौधों को अस्थायी करना, मिट्टी से पानी, और इसके लिए कौन सा? परासरण। कौन सी विधि? परासरण विधि बनाती है ना। और पोषक पदार्थों को संग्रहित करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट। टीनोस्पोरा और सिंघाड़ा की जड़ें हरित लवक पाए जाते हैं, और ये क्या कर सकती हैं? तो अब आपसे सवाल आ गया कि क्या जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती हैं? तो भैया प्रकाश संश्लेषण पत्ती भी करती है, तने भी करते हैं, जड़ें भी करती हैं, और फूल भी करते हैं। ध्यान देना, पेड़ का हर हिस्सा भोजन बनाने की क्षमता रखता है। समझ गए ना? आगे बढ़िए। राइजोफोरा और जूसिया पौधों की जड़ें क्या करती हैं? सांस भी ले रही हैं, ये क्षमता इनके पास है। इतना दिमाग में रखिएगा। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़िए। कौन सा है? लीफ। अब ध्यान देना, लीफ को 2-3 तरीके से समझिए जहां से सवाल बनेगा। आपकी 68 में सवाल आया कि ये क्या है? पेटियोल या पर्णवृंत। क्या कह रहा है? पर्णवृंत क्या कहलाएगा? यानी कि पत्ती का वह हिस्सा जो पत्ती को डाल से यानी कि तने से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा? पेटियोल।
और बीच वाला जो हिस्सा इसे बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब, ठीक है ना। और सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है? टिप कहलाता है। इसके अंदर जो हिस्से हैं इनको हम वेन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? वेन्स कहते हैं। और पूरा हिस्सा कहलाता है लीफ ब्लेड। क्या कहलाएगा? लीफ ब्लेड। हालांकि ये पूछेगा नहीं, दोबारा आपसे यही पूछेंगे, क्या? पेटियोल। एक ही सवाल पूछने के चांस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आगे बढ़िए। और दूसरा जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे इर्द गिर्द दो तरह की पत्तियां होती हैं। एक होती है रेटिकुलेटेड। क्या होती है? रेटिकुलेटेड। और जिनके पास जालनुमा व्यवस्था होगी उसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेटेड। और एक होती है पैरेलल वेनेशन के तौर पर, जो कैसी होती हैं? समांतर के तौर पर होती हैं। आपसे जो सवाल पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि रेटिकुलेटेड पत्तियां किस पादप में पाई जाएंगी? विकल्प होगा आम, सुनो विकल्प तो सुन लो आम, धान, गेहूं और मक्का। आम होगा ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा जो सवाल आपसे उठेगा पत्ती का अगला, वो ये उठेगा कि पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं उनकी कहानी को लेकर के 68 में सवाल आया। ध्यान देना, पत्तियों का जब स्टोमेटा ऐसे खुलता है तो जैसी खुलेगा तत्काल कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगी अंदर अंदर, और जैसे स्टोमेटा बंद होगा ऑक्सीजन भग से बाहर आ जाएगा। तो स्टोमेटा ओपन हुआ तो क्या अंदर आया, और स्टोमेटा क्लोज हुआ तो और पानी। यानी स्टोमेटा खुलता है तो वाष्पोत्सर्जन भी हो सकता है, क्योंकि क्या निकल रहा है? पानी। स्टोमेटा खुलता है तो श्वसन भी हो सकता है, और स्टोमेटा खुलता और बंद होता है तो भोजन भी बन सकता है। तो पत्तियों का स्टोमेटा इतना मायनेपूर्ण है कि अगर उसके ऊपर धूल जम गई तो पौधे क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए शहर के पौधे क्या होते हैं? लंबा जीवन नहीं व्यतीत कर पाते, क्योंकि उनकी पत्तियों पर क्या जम जाएगा? धूल। स्टोमेटा जम उनका बंद हो गया। इसलिए गांव शहर के अंकल लोग जो रिटायर हो चुके होते हैं वो पाइप लेकर के क्या कर रहे होते हैं? पानी बर्बाद कर रहे होते हैं और आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर रहे होते हैं स्टोमेटा साफ करने के चक्कर में। ये जो शहर में रिटायर्ड अंकल होते हैं ना, बहुत बदमाश होते हैं। मतलब किसी के यहाँ होंगे तो मत कहना, हमारे यहाँ भी हैं। मतलब इनको लगता है कि धरती का सारा धन हम ही रख लें। इनसे पूछो अंकल जी कमरा है? कैसा कमरा? तो अंकल जी गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। जाओ 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 जाओ, पानी नहीं है। वहीं कह दो मर जाओगे, हार्ट अटैक पकड़ लेगा तुमको। मानवता रही नहीं गई है। हमारे गांव में जाओ, एक गिलास पानी मांगो, बैठो पहले पानी पे, तुम्हारा आराम से बैठो, इनको पंखा उंखा दो। तो गांव और शहर में बड़ा अंतर आ गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल पत्तियों से आएगा, वो आता है प्रकाश संश्लेषण का। ध्यान देना, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये है एक वर्णी लवक। क्या है? वर्णी लवक है। आगे चल के आप पढ़ोगे, और इस क्लोरोफिल के आगे जब पढ़ोगे तो इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। क्या होते हैं? तो जब आप ग्रेना को पढ़ोगे तो ये ग्रेना जो है ये मेन है इसका। ग्रेना के नीचे आओगे तो थैलोक्वाइड। क्या होते हैं? थैलोक्वाइड। और थैलोक्वाइड के और नीचे आओगे तो होता है क्वांटासोम। क्या होता है? बस ये दिमाग में रखिएगा। यही जो क्वांटासोम है ये पत्तियों का भोजन बनाने वाला एक क्रियात्मक मामला है। यानी क्वांटासोम अकेले के दम पर प्रकाश संश्लेषण करवाता है। वो बात अलग है कि लोग क्या मानते हैं? क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल के अंदर क्या मिला? ग्रेना। और ग्रेना के अंदर क्या मिला? थैलोक्वाइड। और थैलोक्वाइड क्या मिला? क्वांटासोम। तो अगर हम आपको पूछें कि क्रियात्मक इकाई कौन सी हो गई? क्वांटासोम। तो ये दिमाग में रखिएगा कि पौधे या पौधों की पत्तियां भोजन बनाने की जो व्यवस्था अपनाती हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ये बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करती हैं, और इससे क्या बनता है? C6H12 और O6 बनता है, प्लस में ऑक्सीजन बदल जाती है। ये जो पनिया है यही क्या बनाता है? ऑक्सीजन। ध्यान देना, सवाल पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहां से बनती है? पनिया से बनती है। बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान देना। और ये जो कहानी है इस कहानी को हम कहते हैं भोजन बनाना। और भोजन बनाना कब? जब तक सूरज है। कौन है? जब तक सूरज खा रहे हैं चार तब तक बनेगा खाना, और जब तक सूरज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ये सांस लेंगे। क्या होगा? सांस। और श्वसन कैसा होता है? 24/7। और ये 12/7। भोजन कब तक बनेगा? 12/7। और 12/7 में CO2 खाएगा और O2 निकालेगा। लेकिन 24/7 में क्या करेगा? ऑक्सीजन, हमने बताया ना। और CO2 क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में सोना नहीं, तो CO2 निकल रहा है और O2 खींच रहा है। अब आपके मन में होता होगा पीपल वाला मामला कुछ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी बड़ा पेड़ यही करेगा
कि रात को सांस लेगा तो O2 खाएगा और CO2 बाहर निकालेगा, और दिन में भोजन बनाएगा तो O2 निकालेगा और CO2 खाएगा। क्लियर हुआ? पत्ती में हमने जो बातें बताई यहीं से सवाल बनेगा, बाहर सवाल नहीं आएगा। अब ध्यान देना, पत्तियों के आधार पर 3 तरह के पादप मिलेंगे, C3 और कैम और C4। ध्यान देना, धरती पर जो पादप हैं सबसे ज्यादा वो C3 हैं। C3 पादप जो होते हैं ये हमारे हिस्से का ऑक्सीजन खा लेते हैं, यानी हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा, C4 पौधे ये हमारे लिए उतना ही ऑक्सीजन निकालते हैं जितना कि कोई आम वृक्ष या बड़ा सा प्लांट। और जो कैम होते हैं ये डे एंड नाइट दोनों स्थितियों में फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर जो हमारे पास खाद्यान्न है जैसे कि धान, गेहूं या सूरजमुखी या मक्का नहीं, इसके अलावा तंबाकू, ये सारे जो पादप हैं ये C3 होते हैं, और C3 पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें इनका उत्पादन करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं तो मर जाएंगे। अनानास और आर्किड जो पौधे होते हैं ये दिन रात भोजन बनाते हैं, इनका अलग कहानी है। हमारे लिए बेहतर पौधे कौन से हैं? C4 है, और इसमें आता है मुख्य तौर पर मक्का और गन्ना। क्या? मक्का और गन्ना। यानी कि मक्का और गन्ना की जो खेती हो रही है वो ठीक वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि नीम, आम, महुआ, पीपल, यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या निकाल रहे हैं? वो ऑक्सीजन हमें दे रहे होते हैं। क्लियर हुआ? उदाहरण आप घबराइए नहीं, इसमें सब कुछ है। अभी आप खाली अपना दिमाग सेट करिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पत्तियों के काम इतने सारे हैं। पहला काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन का निर्माण करना, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। क्यों करना? क्योंकि जल को बैलेंस बनाना है और तापमान को। भाई पतझड़ वाले पौधे पत्तियां गिरा देते हैं जिससे उनका पानी बचा रहे। भोज्य पदार्थों का संवहन करना और उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल तो रही है ना, और H2O बाहर निकल रहा है, तो उत्सर्जन हो गया ना उनका। सुरक्षा के कार्यक्रम जैसे नागफनी की पत्तियां, गैसों का विनिमय करना CO2 और O2 का, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आपने देखा होगा ना एक पत्ती होती है ब्रायोफिल्म की, इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, 4 दिन बाद नया नया पौधा देखा है निकल आता है। यानी कि पत्तियां भी क्या कर सकती हैं? कायिक प्रवर्धन कर सकती हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, अर्थात ये भी जनन करने की क्षमता रखती है। ध्यान देना, तने, जड़ें और पत्तियां अगर नए पौधे जन्म दे रही हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और अगर फूल से नए पौधे बन रहे हैं, बीज से नए पौधे बन रहे हैं, तो कैसे होंगे? वो आपके सेक्सुअल होंगे, यानी कि लैंगिक वाले होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे काम पत्तियों के रहे। अगला जो टॉपिक है वो है पत्तियों के बाद, हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है यहाँ पे पत्तियों का। ध्यान देना, यह लीफ टेंड्रिल। आपने देखा होगा जब आप मटर का पौधा देखा है, लपेट लेती हैं, तो बेसिकली जो लपेट रही है वो पत्तियां ही हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि वो हिस्सा कोई निकला है। तो जो मटर के पौधे में पत्तियां लपेट रही हैं, या आपका देखेंगे तो कद्दू है, लौकी है, सब में निकल रहा है लपेट करके ऊपर चढ़ने का, तो वो टेंड्रिल क्या कहलाती है? टेंड्रिल। ये देख रहे हैं घटपर्णी या नेपेंथिस, इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पिचर। आप देखेंगे तो एक घड़े जैसा नुमा बन गया ना, तो ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब मांसाहारी पादप हैं, और ये वहां पर होंगे जहां पर किसी कमी होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कमी पूरा करने के लिए कोई कीड़ा या ढप्प से ढक्कन बंद कर लिए और अंदर अंदर इनको एंजाइम निकाल के गला दिए और अपना नाइट्रोजन खा लिए। तो क्यों नाइट्रोजन खाते हैं ये? क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल ध्यान देना, ये भोजन बनाने का व्यवस्था आप करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे? पक्का करेंगे। ये जो किड़वा खा रहे हैं ये अलग से नाश्ता है इनका, और नाश्ता किस चीज का? नाइट्रोजन का नाश्ता। बाकी भोजन वहां बनेगा। जैसे मान के चलो कि आप अपने कमरे भोजन बना रहे हो, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हो, रास्ते में गए, किसी ने कहा चाय पियोगे, समोसा खाओगे, तो ढक्कन खोल दिया अपना। तो वो वाला मामला इनके साथ है कि कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन मत पालना। फोटोसिंथेसिस करेंगे, बस खाली नाइट्रोजन पूरा करने क्या खाएंगे? ये कीड़ा खाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 और है। एक है, ये है लीफ स्पाइन। क्या है? लीफ स्पाइन है, और जो लीफ स्पाइन होता है इसमें क्या निकले होते हैं? कांटे। नागफनी जानते हैं ना, तो नागफनी में जो कांटे निकले हैं वास्तव में क्या है? पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियां हैं। और यह है एलोवेरा है ना, हाँ, ये मांसलदार पत्ती। कैसी होती है? मांसलदार। तो अब एलोवेरा हो गया, उसका पत्ती देखा है प्याज का, हरी प्याज का, सीटी बजाए हो? तो
जो मांसलदार पत्तियां हैं वही पत्तियों का क्या रूपांतरण होता है और इसमें हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या होंगे? पोषक पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास और जो टॉपिक है वो है स्टेम यानी तना। और तने के जो एग्जाम्पल है मुख्य तौर पर आपसे पूछता है भूमिगत। कौन सा? भूमिगत। जो अंडरग्राउंड तने होते हैं वो सवाल आता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला है जिंजर, यानी कि जो राइजोम तने होते हैं उनको हम जिंजर, और इसके अलावा क्रोम तने जो होते हैं वो कोलाकैसिया होता है। आपके यहाँ ओल जानते हो? ओल, हाँ, एलिफेंट आम बोलते हैं ना, तो ये कोलाकैसिया, ये बंडा है। क्या ये? बंडा। और जो ओनियन है इसको बल्बिल तना, क्या बोलते हैं? बल्बिल। और पोटैटो क्या है? ट्यूबर। ट्यूबर तना। कौन सा? ट्यूबर। ध्यान देना, कोई तना तना क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होता है? नोड। नोड और एंटी नोड। कौन सा? नोड और एंट्रेनोड। तो नोड और एंट्रेनोड की वजह से क्या है? तना है। तो इसमें सब में आपको नोड और एंट्रेनोड मिलेंगे, जिसको हम आंखा बोलते हैं गांव में। क्या बोलते हैं? आलू देखा होगा ना, ऐसे काट लेते हैं, इधर से काट लिए, इधर से काट लिए और बीज बना के बोना शुरू कर दिए। तो कोई तना इसलिए तना है क्योंकि नोड और एंट्रेनोड होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे सवाल है तने करते क्या है? पहला, पेड़ पौधों को संरचना देना। दूसरा, भोज पदार्थों का, कुछ पौधों के प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जनन क्रिया को आगे बढ़ाना, वाष्पोत्सर्जन करना और कम करके मरुस्थलीय पर ध्यान देना। जो मरुस्थलीय पादप होते हैं इनके ऊपर वैक्स जमा होता है। क्या होता है? वैक्स जमा होता है और वैक्स की वजह से इनका पानी अंदर रह जाता है, जिससे कि इनकी जिंदगी लंबे समय तक चलती रहे। तो अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मतलब श्वसन की बात हो, वाष्पोत्सर्जन की बात हो, भोजन बनाना हो, वो पत्ती भी करेगा, जड़ भी करेगा, तना भी करेगा, सारा करेगा। उसमें ये मत सोचना कि ये करता है, ये नहीं करता है। सारे प्रकार के एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। तो आप क्या करेंगे? सब में टिक लगा दीजिएगा, हाँ सारा सब करता है। यानी तना भी भोजन बना सकता है, तना भी सांस ले सकता है और तना भी वाष्पोत्सर्जन कर सकता है, पत्ती भी कर सकती है और जड़ भी कर सकती है। बहुत अंतर उसमें नहीं है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। संगीता आप मिली हैं आपको जाके, है ना? वो कौन है? ये बताओ, फूल हमेशा रमेश ही क्यों देते हैं? संगीता नहीं देती? देती हैं? ये कह रहे हाँ, शर्म आ गई है। चलिए, तो जो फूल है ये सबसे बेहतर रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी पादप का, है ना? जहां से सवाल बनेगा, सवाल क्या बनेगा उसको ध्यान देना। किसी भी फूल का जो हिस्सा है उसको ध्यान देना। बस आप जानते सब, बस रिकॉल करिए फटाफट। ये जो हिस्सा है ये किसी फूल का गाइनोइशियम का हिस्सा होता है और यहीं से निकला हुआ हिस्सा एंड्रोइशियम या पुंकेसर का होता है। यानी कि ये मादा वाला हिस्सा है और ये वाला नर वाला हिस्सा है। इसी फूल में दो और चीजें आपको दिमाग में रखनी है, सेपल और पेटल। ये हिंदी में होता है बाह्य दलपुंज और ये होता है दलपुंज, है ना? इसे हम पेटल कह रहे हैं और इसे हम सेपल कह रहे हैं। तो मोटा मोटा किसी भी प्लांट के चार नाम हैं, सॉरी किसी फ्लावर के। पहला नाम बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। समझ में आ गया? इसमें देखना, ये जो हिस्सा है यहां से जो ग्रीन दिख रहा है ये है स्त्री केसर, ये पीला वाला क्या है? पुंकेसर, ये ग्रीन वाला बाह्य दलपुंज और लाल वाला दलपुंज है। ध्यान देना, जो नीचे बाह्य दलपुंज है ये फूल को सुरक्षा देता, क्या करेगा? और फूल का ये ऐसा हिस्सा है जो दिल खोल के प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ये भी कर सकता है, लाल वाला हिस्सा भी कर सकता है, लेकिन फूल का ऐसा हिस्सा जो व्यापक स्तर पर प्रकाश संश्लेषण करेगा, कौन होगा? वो बाह्य दलपुंज होगा। जो दलपुंज होते हैं ये आमतौर पर रंगीन होते हैं और फूल को आकर्षित करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि भौरे या मनुष्य नामक प्रजाति इनकी तरफ क्या हो? आकर्षित हो। मनुष्य के आकर्षण से इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो आकर्षित होता रहता है ना? फूलों का इस्तेमाल कई जगहों पर बेवजह भी किया जाता है ना? अब फूल करे तो क्या करे? फूल पुष्प की अभिलाषा पढ़ा है ना, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पद पर तुम लेना। वो कभी नहीं कहा फूल कि मुझे तोड़ लेना बलमानी, रमेश के हाथ में पकड़ा दे संगीता को दे देना। कभी कहा है? नहीं कहा है। उन्होंने अभिलाषा में यही लिखा है ना कि उस पद पर जहां पर शीश चढ़ाने जा रहे हैं वीर अनेक। चलिए, तो समझ में आई बात? अब ध्यान देना, आपको हमको इससे काम है, मादा और नर वाले से, जिसको समझिएगा। जब हम किसी भी नर वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं और मादा वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं, तो यहां से समझना, यह हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा क्या कहलाएगा? और यह कहलाता है वर्तिका। यहां पर यह बीज है, क्या है? बीजांड है ये, ओव्यूल, और यह है पूरा का पूरा अंडाशय।
ओके, यहां पर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा कहलाता है एंथर। क्या कहलाएगा? एंथर। बस इससे एक काम है। इसी एंथर पर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पराग के कण। क्या बोलेंगे? पराग के कण या पोलन पार्टिकल। जब पराग के कण स्वतः या किसी माध्यम से आकर के वर्तिकाग्र पर रुक जाएं, कहां से? स्वतः या किसी माध्यम से यहां एंथर से निकले और कहां पहुंचे? वर्तिकाग्र पर, तो ये व्यवस्था कहलाती है परागण। क्या कहलाती है? परागण। और जब पराग का कण नीचे आ जाए और यहां पर क्या कहलाएगा? ये निषेचन। क्या कहलाएगा? निषेचन। और निषेचन के ठीक बाद किसका निर्माण होता है? फल का। किसका? फल का। तो पहले क्या होगा? परागण, फिर क्या होगा? निषेचन, यानी कि पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ध्यान देना, जब परागण संपन्न हो जाएगा और निषेचन हो रहा होगा, ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जो बीजांड है ये चेंज हो जाता है सीड में। किसमें? सीड में। और जो पूरा का पूरा अंडाशय है ये बदल जाता है किसमें? फल में। बाकी का सारा हिस्सा सूख जाता है। क्या हो जाएगा? सूख जाता है। अन्य भाग लगभग कहानी यही है जो आपके सामने है। सत्य और असत्य फल की कहानी भी मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, पराग का कण कहां से निकला? एंथर से। और कहां पहुंचा? वर्तिकाग्र पर। तो ये क्या कहलाया? और पराग के कण जब अंडाशय में पहुंचे, यहां पर क्या होगा? निषेचन। उसके बाद क्या बनेगा? पुष्प बन जाएगा, फल बन जाएगा ना। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके बाद जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि परागण होता कितने प्रकार का है। तो अगर ध्यान देना, समान पुष्प यहां से निकले और यहीं पहुंच जाए, और कैसा हो? समान पुष्प हो, और ये कहलाता है सेल्फ। क्या कहलाएगा? सेल्फ। और जब ध्यान देना, अलग पुष्प पर क्या हो जाए? प्रजाति तो वही रहेगी ना, प्रजाति हमेशा समान रहेगी। आम कभी भी पीपल से परागण नहीं करेगा, मनुष्य का मनुष्य से ही निषेचन होगा ना। तो दिमाग ये मत लगाना कि अमुआ जाकर के निमिया पकड़ लेगा और निमिया वाला बरगद को पकड़ लेगा। जो प्रजाति वही में होगा ना, समान प्रजाति होगी, बस पुष्प अलग अलग होंगे तो दूर होंगे, दूर होंगे तो माध्यम चाहिए, और जब माध्यम चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो क्रॉस। क्या हो जाएगा? क्रॉस। जैसे आपने सुना होगा, जब पानी से होगा तो हाइड्रोफिली, हवा से होगा तो एनिमोफिली, चमगादड़ से होगा तो चिरेक्टोफिली, कीट से होगा तो एंटिमोफिली, पक्षी से होगा तो ऑर्निथोफिली। ऐसे ढेर सारे नामों से हम पर परागण करते हैं। ध्यान देना, समान पुष्प पर अगर परागण होगा तो स्व होगा, अगर उसी प्रजाति के उसी पेड़ पर अलग पुष्प हो जाएगा तो पर परागण होगा, या दूसरे पेड़ पर जाएगा तो पर परागण होगा। पुष्प बदल जाएगा तो पर परागण, पुष्प असमान होगा तो स्व परागण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि सवाल एक बार आया कि पर परागण दो तरह से होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। एबायोटिक में हवा और पानी, यानी कि हाइड्रोफिली, और दूसरा हाइड्रोफिली और एनिमोफिली। और बायोटिक में पक्षी है, इंसेक्ट हैं, मैमल्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। इन सारे के बारे में सवाल बनता है। इसके बाद फल की कहानी है। फल का विकास क्यों हुआ, कोई बता सकता है? फल का मुख्य कार्य बीज को सुरक्षा देना, कि मानव की जीभ को अच्छा कर लगाना, मुख्य तौर पर बीज को सुरक्षा प्रदान करना। वो बात अलग है कि हम बीज की सुरक्षा का ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने स्वाद को ही ध्यान में रखते हैं। तो फल का जो मामला है वो ये है कि अगर वह फल नॉर्मली कैसा निर्मित हुआ है, केवल अंडाशय से, यानी कि उसमें ओवरी ही हिस्सा ले रही है, तो वो फल कैसा होगा? सत्य फल होगा। और अगर ओवरी के अलावा बहुत सारे हिस्से हैं, मान के थैलमस है, आपका पुंकेसर है, स्त्री केसर भी उसी में शामिल हो गया, तो कैसे फल हो जाएंगे? असत्य फल। वही घिसे पीटे हैं जो आप जानते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान देना, कई बार हिस्सा पूछा जाता है, बाहर का हिस्सा एपिकार्प है, अंदर का मेसोकार्प, ये सीड है, और सीड के ठीक पास वाला कौन सा है? एंडोकार्प है। फलों के खाने वाले हिस्से के सवाल बनते हैं जिसे कोई भी व्यवहारिक व्यक्ति आराम से कर सकता है। बाकी एग्जाम में सवाल अभी मिलेगा, देखा जाए। क्वेश्चन उठाना। पहला सवाल, तो अब जो YouTube पर मुझे देख रहे हैं या जो मुझे ऐप पर देख रहे हैं, अपनी गति को 2x कर लेंगे। ये हम लोगों ने तेज पढ़ा ना थोड़ा सा, बस बायोलॉजी खत्म होने जा रही है एक दिन में। हाँ तो कल हो जाएगी वो। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री अभी हम ताजा पढ़ा के निकले हैं, बायोलॉजी आप पुराना पढ़े हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कल 2 या 2.5 घंटे ही लेकर के आपको उन बिंदुओं पर फोकस कराऊंगा जहां पर आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज मेरी पूरी क्लास किस पर डिपेंड रहेगी? बायो पर। और हमारा उद्देश्य होगा कि 250-300 सवाल मैं आपके फाइनल कराऊं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़े हुए मात्र 20 दिन हुआ है अभी, आपको उसको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है उसमें, आप PDF पढ़ जाएगा भैया। तो जो YouTube पर देख रहे हैं, YouTube की तरफ से कोई सवाल है तो करते रहो भाई, YouTube वाला रिफ्रेश कीजिएगा।
उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट। क्या हो जाएगा? अनावृत्ति बीजी। कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा से ना। हाँ, ये बीपीएससी के सवाल है। परागण की सुपरिभाषा कौन सा? कवक पौधों में क्या नहीं होता? पर्णरिम। क्या नहीं होता? पर्णरिम। क्योंकि ये कैसे होते हैं? व्हाइट, सफेद होते हैं ना। हाँ भाई, मशरूम क्या है? कवक है ना। चलिए, क्या होगा? चलिए, रात के समय सलाद पेड़ी ना सोएं, कौन सा है? सही है। CO2 निकलता है ना रात में। नहीं, ये नहीं, ये वाला होगा ना। सी वाला कौन सा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब लिखा है तो वही लगाओ ना। भोजन वितरित करने में मदद कौन सा करता है? पौधों का तना। अब पौधों के सभी हिस्सों में भोजन तो वितरित करता है, भंडारण भी करता है। भाई, तने का मतलब क्या निकला? ओल तना है ना। पौधों में आकार दे रहा है, श्वसन भी कर रहा है। रंध्र खुलते और बंद क्यों होते हैं? पानी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए। अभी पढ़ा ना आप लोगों ने? पानी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए रंध्र खुलते और बंद होते हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। लाल वा समझदार हो, बाकी इतनी फिजिक्स पढ़े हो ना। हाँ। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ते हैं, पेटियोल। आधार पर शाखाओं के साथ मोटा कठोर। ये तो पेड़ नहीं है ना, ये क्या है? झाड़ी। क्या है? झाड़ी को दर्शा रहा है। कमजोर, ये गलत है, बी वाला। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं होता, क्या है वो? लता है। हाँ, बी वाला। एनसीईआरटी कनेक्ट किया हुआ है, टोटल एनसीईआरटी का सवाल है। 13 बताना, सक्शन पुल, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। 14 नंबर देखिए। अदरक तना है, एनोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। 15 क्या होगा? फलियों में प्रोटीन होता है। लौंग मसाला है, फूल की पक्का। सच्चा फल नहीं है, सेब है। सेब असत्य है ना। पानी पहुंचता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, म्यूचुअलिज्म। क्या हो जाएगा? दोनों के लिए बराबर बराबर, तो म्यूचुअलिज्म होता है वो। सौर ऊर्जा एटीपी में कौन बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संस्कृत कौन पात है? ये मिलेगा ना, ऊर्जा नहीं मिलेगी है? ऑक्सीजन की ऊर्जा, पक्का बताना। क्वेश्चन नंबर 22 ई लगा लीजिए। संवहनी पौधों में चुनाव कीजिए, कौन सा है? संवहन मतलब जाइलम और फ्लोएम। और आपको पता है टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में कौन सा होगा? याद है ना, चित्र याद होगा। हाँ, बाकी सब छोटे वाले हैं। लिबरवर्ट जो है वो ब्रायोफाइटा, हार्नवर्थ दोनों क्या थे? ब्रायोफाइटा। और काई थैलोफाइटा। काई तो शुरुआत कहां से हो रही है? फर्न से। बहुत आसान सवाल आते हैं, बस ध्यान नहीं देते लोग। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण? माइक्रो रिजल फंगी, ठीक है। बीजीए, ठीक है। ये नहीं है, ये एक प्रकार का मृदा वाला क्या है? जीवाणु। क्या है? मृदा बैक्टीरिया है, जो कि आगे चल करके बीटी बैगन क्या बनाया था? बीटी बैगन और बीटी कपास। बीटी बैगन और बीटी कपास बनाता है। लिख लीजिए फटाफट, जो एक्स्ट्रा जानकारी वो लिख लीजिएगा कि बैसिलस थुरिजिनेसिस, था नहीं है, था कर दो। बैसिलस थुरिजिनेसिस जो होता है, इसी का इस्तेमाल करके बीटी बैगन और बीटी कपास बनाए गए हैं। भारत की एकमात्र जेनेटिक फसल है ना बीटी कपास। हाँ, अभी मिलेगा, अभी 5 तारीख से इसी पे जिंदगी गुजरेगी। सबको मेन से पढ़ना है ना। हाँ, मतलब सबकी बैच है ना वो तो। हाँ, सभी लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ना। हाँ अच्छा, हाँ साइंस से शुरू हो रहा है ना, और भी रहेगा, मतलब मैं ही नहीं रहूंगा और सब लोग रहेंगे। हाँ, कौन सा होगा सवाल नंबर 24? हाँ, 25 देखते हैं। कौन सा नकदी फसल है? क्या हो जाएगा?
आंसर नहीं है। ज्वार। कौन सी? ज्वार। हल्ला मचा दिए। पादप कली क्या है? टहनी। क्या है? टहनी है। भ्रूणीय टहनी। पादप कली एक प्रकार की भ्रूणीय टहनी है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 देखना। हेलो फाइटा 28 28। अब यहां से हमारे सवाल है, ध्यान दीजिए। घटपर्णी, शंड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, अमरबेल, कौन से पादप मांसाहारी हैं इसमें? विकल्पों पर ध्यान दीजिए। घटपर्णी है, शंड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, अमरबेल नहीं है। 1 2 3 कौन सा हो जाएगा? हाँ 1 2 3 आपका ए वाला विकल्प, ए वाला विकल्प कर लीजिएगा। चयन कीजिएगा। सॉर्गोसम, ट्राइकोडेस्टियम, एरिप्रियम, डायटोम्स, लैमिनोरिया, कौन सा गलत है? सॉर्गोसम भूरी शैवाल है। ध्यान देना, ये वही शैवाल है जो कि अटलांटिक में कहा होती है, अटलांटिक में होती है। इसका इस्तेमाल करते हैं चारा में। क्या बनाते हैं? पशुओं का चारा, पशुओं का और मछलियों का चारा है ये, ध्यान देना, लिखते रहिएगा। और ट्राइकोडेस्टियम लाल सागर में होती है, ये एक प्रकार की लाल शैवाल है। और डाइटम्स होता है ये समुद्रों में होता है, और जहां पर डाइटम्स होती है वहां पर पेट्रोलियम की संभावना होती है। लेमिनेरिया भी ये समुद्री शैवाल है, और इसी से क्या बनता है? केल्प। क्या बनता है? केल्प। और केल्प से क्या मिलेगा? आयोडीन। क्या मिल जाएगा? तो अंतरिक्ष की शैवाल कौन सी है? क्लोरेला। कौन सी? लिख लीजिएगा, क्लोरेला। एक होती है शैवाल अंतरिक्ष की, इसका नाम है क्लोरेला। लिखिएगा हेडिंग में, वहीं लिखिए साइड में, क्लोरेला। अंतरिक्ष की जो शैवाल है वो है क्लोरेला। तेजी से लिखते रहिए। अगला सवाल देखें 29 के बाद 30। अरे सवाल पूछा गया क्या इसमें? तो कौन सा है इसमें उत्तर? डी है ना? हाँ डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखना। सुपर फूड कौन सा है इसमें? एसपी, इसको कहना है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना है, अगर अगर है, नीले हरी शैवाल है, नोस्टोक है। यहाँ पर ई अनायास लग गया है, उसको हटा दीजिएगा। नोस्टोक और एनाबिना कौन सा हो जाएगा? ध्यान देना, उत्तर है स्पिरुलिना। कौन सा? हाँ, इसे सुपर फूड या बहुत सी सुपर फूड गोलियां बनाई जा रही हैं। बाकी अगर अगर ध्यान देना, ये भी एक शैवाल है। और वो एक आइसक्रीम आता है ना, वेनिला, जानते हो वेनिला? हाँ, वेनिला आइसक्रीम बनती है। और पेस्ट्री क्या बनेगा? वेनिला आइसक्रीम और पेस्ट्री बनता अगर अगर से। और नीले हरी शैवाल क्या है? नाइट्रोजन फिक्सन। क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कर देगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। धान के खेत, कौन सा खेत? और नोस्टोक एनाबिना भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लिखिएगा, नोस्टोक और एनाबिना ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही करती हैं। 2 एग्जांपल है, नीले हरी शैवाल, नोस्टोक और एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सन की क्षमता दिखाती हैं। अगर अगर जो है शैवाल, उससे वेनिला आइसक्रीम बनता है। स्पिरुलिना सुपर फूड शैवाल है। आगे बढ़ जाए तो कौन हो जाएगा इसमें? विकल्प नंबर 30 का ए। आगे बढ़ते हैं। कवकों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन कीजिएगा। यह एकल कोशिका अथवा बहुल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जीवधारी हैं। ईस्ट और खमीर एक प्रकार का कवक है। गुच्छी अथवा मार्सेला मशरूम अत्यंत लाभदायक और महंगी मशरूम है, जिसकी खेती संभव नहीं है। और विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी कवकों के द्वारा बनाई गई। कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 सभी सही है। देखो, मैंने ऐसे सवाल हिट किए हैं, बनाए हैं कि जिनको मैं नहीं बताया हूं उनको इसी सवाल के हिसाब से क्या करिए, दोहराइएगा। घर जाकर के एक बार इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। और मान के चलना, सवाल यहीं से फंसेगा, बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ाई कर ली है। कुछ बचा नहीं है, बस खाली स्पीड थोड़ी ज्यादा है ना? तो अगर आपने पहले भी पढ़ा है, क्वेश्चन हल किया है, आएगा यहीं से, कहीं बाहर थोड़ी पूछ लेंगे वो। ऐसा कौन सा ज्ञान उनके अंदर है तो साइंस ही हो गया। बढ़े आगे देखना। ब्रेड, मोल्ड, चमड़ा, जेली और तंबाकू पर कौन सा कवक होता है? पेनिसिलियम नोटेटम। ये तो पेनिसिलिन बनाता है, ये तो है नहीं। क्लाविसेक्स पर्प्यूरिया, राजोपस, कौन सा इसमें? राजोपस। ध्यान देना, जो एरिकस है इसको सही कर लेना, ये एग्रीकस है। क्या है ये? एग्रीकस है। और ये एग्रीकस वही है जो हम लोग मशरूमों खाते हैं भैया, मशरूम खाने वाला, लिख लेना। हमारा मशरूम का नाम है एग्रीकस। और जो अमीर लोग हैं वो खाते हैं मार्सेला। मार्सेला महंगा है ना, 50,000 रुपए किलो। हाँ, मार्सेला आता है, जो भी पढ़ा ना, गुच्छी मशरूम, यूपीएससी ने पूछा है पिछले साल। हाँ, ऐसा कहते हैं कुछ नेता लोग खाते हैं, हमें नहीं, नाम नहीं ले सकता मैं नाम नहीं, कुछ नेता खाते होंगे जिनके पास पैसा है।
जम्मू कश्मीर कभी जाएंगे तो गुच्छी मशरूम का शोरबा बड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन बहुत महंगा आता है। बताते हैं गुच्छी मशरूम खाने से बुढ़ापा नहीं आता। तो और ये इसकी खेती नहीं हो सकती है। वहां के जो स्थानीय जम्मू कश्मीर लद्दाख का पीओके जो है ना, पीओके वही होता है ये। तो लोग निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, दिन भर मेहनत करते हैं, 100 ग्राम पाते हैं, 50 ग्राम। लेकिन सोचो 50,000 रुपए किलो है, 100 ग्राम पाके काम बन गया, दिहाड़ी निकल आई है, और कहीं गलती से आधा किलो हाथ लग गया तो महीना की मजदूरी निकल आई, है ना। हफ्ता भर मेहनत कर लो, 1-2 किलो गुच्छी मशरूम निकाल के लाओ, लाख रुपए कमाओ, राजा की तरह सो, मन करे आप भी एक आध पाव खा लो, है ना। तो एक तरीके से प्रकृति का वरदान है वो, उसकी खेती संभव नहीं है। हो गया। तो राइजोपस कहाँ हुआ? मोल्ड में, ब्रेड मोल्ड में हुआ। पेनिसिलियम नोटेटम, क्लाविसेक्स परप्यूरिया से ट्रांक्विलाइजर दवाएं बनती हैं जो हमारे दिमाग को थोड़ा बेहोश कर दें, या कई बार हम बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो डोपामीन वगैरह हम खाते हैं, तो ट्रांक्विलाइजर दवाएं इससे बनती हैं, क्लाविसेक्स परप्यूरिया से। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक के मध्य सहजीवता दिखाता है। लाइकेन वायु गुणवत्ता का सूचकांक है। रोगजेला लाइकेन मुख्य तौर पर ये मुख्य तौर पर यहाँ पे लिखेगा, वो लिटमस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। सही कर देना, सही है। और राइजोबियम फाइसिलेसी सहजीवी जीवाणु बरसीम और बीन्स आदि के पौधों से प्राप्त होते हैं। सारे सही हैं, उसमें क्या ही कहना है। आप कह लीजिए सही सही, हाँ कह सभी सही है ना। एक होता है राइजोबियम लेगुमिनेसी, नाम सुना है? तो वो दलहनी में होते हैं। और जो राइजोबियम फाइसेली है वो बरसीम एक पौधा आता है जानवरों के लिए घास, और एक बीन्स का सब्जी आता है, उसमें होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सूक्ष्म जीव की उपलब्धता से संबंधी स्थान कहाँ कहाँ है? मनुष्य की आंत, गर्म और ठंडा पानी, क्या गर्म और ज्वालामुखी का मुहाना, दलदली जमीन, गहरा समुद्र। किन स्थानों पर सूक्ष्म जीव प्राप्त हो सकते हैं? समुद्री, गहरा समुद्र, मनुष्य की आंत, हाल कर देना। हाँ, अंतरिक्ष तक तो मौजूद है वो, अंतरिक्ष में बैक्टीरिया मिली ना। हाँ हाँ, जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा, कभी जहां न पहुंचा कभी वहां पहुंचा सूक्ष्म जीव। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां सूक्ष्म जीव मिला नहीं। बात समझ लीजिए। आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी सवाल है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो मेरे सवाल देने का मकसद यह है कि आपकी पूरी एनसीईआरटी में रिवाइज करा रहा हूं। आपने अगर नहीं पढ़ा है, रीजन कि 68 के सारे सवाल एनसीईआरटी से उठे हैं, और गलती कर बैठोगे जब आप बिना एनसीईआरटी के जाओगे। आप देख पा रहे हैं सारे सवाल वहीं से हैं। ध्यान देना, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर सूक्ष्म जीव मिलेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं। कौन सा युग्म ब्रायोफाइटा समूह का है? ज्वालामुखी के मुहाने पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जाके मोबाइल से सर्च कर लेना। ठीक, हम कह रहे हैं कि ज्वालामुखी के मुहाने पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ज्वालामुखी अंदर नहीं, ध्यान देना। मुहाना और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? एक आध, अब मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि आग उगलती हुई ज्वालामुखी, मैंने कहा ज्वालामुखी। हो सकता है क्रेटर वाला हो, वहां नहीं पाई जाएगी। तो क्यों नहीं सोचते इस चीज को? ज्वालामुखी का नाम आया आपके मन में, लावा उगलता हुआ ज्वालामुखी, और वहां भी पाए जा सकते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, ये इतने खतरनाक है वायरस कि मानव के से कई हजार साल पहले धरती पे है वो, और कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां नहीं मिलते वो। यही तो समस्या है कि मानव ने ऐसी ऐसी जगहों पर अपना हस्तक्षेप बढ़ाया जहां पर उसे जाना ही नहीं था, और वहां पर गया और हानिकारक वायरस लेकर के लौट आया। ग्लेशियर के नीचे क्या है? वायरस है, और वायरस जब ग्लेशियर पिघल रहा है तो वायरस कहाँ आ रहे हैं? हमारे आसपास आ रहे हैं, तो हर जगह मौजूद है। ये सवाल बताना, ब्रायोफाइटा समूह का पादप कौन सा है? लिवरवर्ट और मॉस, टेरिडियम और हार्सटेल, सेडरस और जिंकंगो, साइकोस और पाइनस। ये तो दोनों जिम्नोस्पर्म है ना। लिवरवर्ट ही है, कौन सा है? लिवरवर्ट और मॉस। सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 का ए। फुनेरिया, स्पैगनम और पॉलीट्रिचम पादप किस समूह में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। क्योंकि स्पैगनम क्या, एक प्रकार की मॉस क्या होती है, और मॉस किसका होता है? ब्रायो, क्या होता है? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा में फर नेगेटिव है ना, ब्रायोफाइटा कर लेना। ये स्पैगनम मास इतनी महत्वपूर्ण है। ये जो जनजाति होती है, इग्लू कौन सी होती है? वो एस्किमो। तो एस्किमो जो होती हैं, स्पैगनम इकट्ठा करके जलाती हैं, तो उससे पीट कोयले के बराबर
ऊर्जा प्राप्त होती है, और स्फेगनम में एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं। तो ये एस्किमो उसको पीस करके कहीं जले कटे पर लगाती हैं। तो बड़ा फेमस मॉस है स्फेगनम। ठीक है, चलिए बताना, सफेद स्प्रूस, सिक्वोया सिम्परबिरेंस, लैरिक्स, क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, फटाफट उत्तर दीजिए, यूट्यूब वाले थोड़ा धीमे पड़ रहे हैं। असत्य कथन का चयन करना जरा। प्यूजिफॉर्म मूली, शंक्वाकार गाजर, कुंभीकार शकरकंद, पक्का? गलत कौन है इसमें? न्यूमेटिफेरा, गले सी वाला ना। इसमें कौन होंगी? सलजम, क्या होगा? सलजम और चुकंदर, सलजम और शकरकंद कौन सी जड़ें होती हैं? पोषक, कौन सी? पोषक। आगे बढ़िए, कौन सा असत्य हो सकता है? बांदा आंशिक परजीवी जड़ों वाला पादप है, अमरबेल पूर्ण है, बरगद में स्टिल्ट पाई जाती हैं, शकरकंद और कसावा में पोषक जड़ें होती हैं। गलत कौन सा है? बरगद में कौन सी होती हैं? प्रॉप, कौन सी होती हैं? प्रॉप, सही कर लेना, अभी पढ़ के निकले हो तत्काल। तना का उदाहरण कौन सा है इसमें? ओल, अदरक, आलू, चुकंदर, प्याज। चुकंदर नहीं होगा, तो बचा कौन सा? 1 2 3 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखना। लैक्टोबैसिलस स्त्रियों की योनि और मानव के आहार नाले में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस क्षणनुमा जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस पर नमक है, ये नमक का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कौन सा विकल्प सही होगा? अब देखो, ये सवाल अगर आ गया तो चूंकि लैक्टोबैसिलस सभी को पता है, पर ये कठिन सवाल कर दिया थोड़ा सा। कौन सा हो जाएगा? 10 मिनट का ब्रेक बाद में करें, पहले सवाल लगाओ। 41 के बताओ ऑनलाइन वाले। हमसे पहले भी बता दो महोदय। इसमें ध्यान देना, केवल एक और, लैक्टोबैसिलस पर अगर नमक डाल दोगे तो लैक्टोबैसिलस बहुत बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, इसलिए कभी भी दही में नमक नहीं डाला जाता। डालते हो क्या? अब मत डालना। दही में चीनी, क्या डालते हैं? दही में या तो चीनी या तो कुछ नहीं। अगर नमक डाल दोगे तो लैक्टोबैसिलस खराब हो जाते हैं और दही किसी काम की ना रह जाती। अभी तक खूब डाल रहे थे, आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए। हाँ, मीठा डालेंगे ना? हाँ, चलिए। नॉर्मल दही पीजिए ना, खट्टी दही कहाँ पी जाती है, नुकसान करती है। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन हुआ है? 41 का ए। ईस्ट एक कोशिका वाला यूकैरियोटिक जीव है जो कि काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। फंजाई में अलैंगिक जनन ही होता है। फंजाई मृतजीवी और परजीवी दोनों होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आदि जलीय जीव एक कोशिका वाले और यूकैरियोटिक हैं। असत्य कथन का चयन कौन सा होगा? बी। फंजाई में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं, सही कर लेना, वहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। फंजाई में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। फंजाई में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन उपलब्ध होते हैं। फंजाई में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसको बताना जरा। साग में तुलसी, केला, पुदीना, टमाटर, गान, गेहूं। झाड़ी में नींबू, गुलाब, गुड़हल, अनार। और पेड़ में बरगद, पीपल, महुआ, जामुन। क्रीपर या लता में मनी प्लांट, अंगूर और लौकी। असत्य कौन है? ध्यान देना, मैंने कहा था एक लता है एक बेल है, क्या है? तो जो बेल है वो मनी प्लांट है, बेल ऊपर चढ़ेगी ना, और जो लता होती है वो नीचे जाएगी, ऐसे चलेगी। तो यहाँ पर मनी प्लांट, अंगूर और लौकी, एनसीईआरटी कह रहा है कि ये क्रीपर नहीं है, ये बेल है। और जो क्रीपर होते हैं वो होता है आपका ये कद्दू, और इसके अलावा आपका ये नहीं, यहाँ पे लौकी है ना, लौकी अलग, कद्दू अलग है। इसके अलावा जो आपके जायद की फसलें हैं, जैसे ये हो गया तरबूज, खरबूज या खीरा, ककड़ी, ये सब कैसे होते हैं? लताओं में होते हैं। तो इसका कौन वो उत्तर? डी वाला हुआ। चलिए, वह भाग जिसमें पत्ती तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत है ना। C3 पौधों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह प्रकाश संश्लेषण में कम कुशल माने जाते हैं। पृथ्वी के अधिकांश पौधे, खाद्यान्न फसलें, धान आदि C3 हैं। गेहूं, सूरजमुखी, कपास आदि इसी श्रेणी में आते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय उच्च तापमान की सहन क्षमता वाले होते हैं। इन्हें केल्विन चक्र का पौधा भी कहा जाता है। इसमें गलत आपको डी है, ठीक है ना।
ये निम्न तापमान पर लिखिएगा, निम्न और सामान्य तापमान लिखिएगा, निम्न और सामान्य तापमान। बाकी सारा कुछ सही है। C3 के बारे में मैंने पूरी बात लिख दी है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में कुशल नहीं माने जाते। इनका तापमान सामान्य और निम्न माना जाता है। उच्च तापमान पर मुश्किल आती है इन्हें। बढ़े क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा युग्म C4 पौधों का है? मक्का और धान और गेहूं और कैक्टस और अनानास कायम है। कौन है? कायम है। इसको बोलते हैं क्रेसिनोलिसियम एसिड मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़ेंगे। असंगत मिलान करिए। लीफ पिचर, लीफ ब्लैडर, लीफ स्पाइन, लीफ स्काली। अभी पढ़ के निकले हो। लीफ पिचर घटपर्णी सही है। लीफ ब्लैडर, ब्लैडर मतलब ऐसे होता है बॉक्स नुमा, ये ब्लैडर है। यूट्रिकुलेरा सही है। लीफ स्पाइन जो होता है नेपेंथीस नहीं होता, बल्कि ये होगा मरुस्थलीय पादप। जितने भी स्थलीय पादप होते हैं उनमें लीफ जो है कांटे नुमा निकली होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाँ, कैक्टस हो गया, ठीक है। और लीफ स्काली, एलोवेरा, स्काली मतलब मांसलदार, है ना। तो उत्तर कौन सा गलत है इसमें? सी वाला। कौन सा अजैविक परागण का उदाहरण है? हाइड्रोफिली, यही है ना। और निथोफिली किसका है? पक्षी। जूफिली किसका है? जानवर। चिरेप्टोफिली चमगादड़, ठीक है। 49 देखना। पुष्पों में निषेचन प्रक्रिया के बाद बाह्य दलपुंज और दलपुंज सूखकर अलग हो जाते हैं। चिपकना अलग हो जाना है कि ना। पुष्प के वर्तिकाग्र और वर्तिका निषेचन के बाद नहीं सूखते। बीजांड से बीज बनता है। पुष्प का अंडाशय ही फल बनता है। तो गलत कौन सा है? बी वाला। वर्तिकाग्र और वर्तिका भी क्या होते हैं? सूख जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आम की केवल मध्य फल भित्ति ही खाई जाती है। हाँ, बीज के ही तो खाते हो। लीची का बीच वाला एरिल, नींबू का जूसी हेयर, आम पपीता लीची असत्य फल हैं, सेब कटहल नाशपाती सत्य हैं। उल्टा लिखा है ना, तो ये आपका गलत हो गया। विकल्प कौन सही हो? 1, 2 और ए लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन तो मिलता है ना। हाँ, डी 51 का डी। कीट बची पादप के संदर्भ में कथनों पर अध्ययन करिए। यह पादप हरे रंग के और अन्य रंग के हो सकते हैं। पादप में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। करते हैं? जल्दी काटो फिर। इनमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। कौन सा गलत है? केवल 2। तो विकल्प नंबर बी लगाइएगा। विकल्प नंबर बी। यूट्यूब से जो देख रहे हैं वो भी विकल्प नंबर बी लगाएं और लिख के लगाया करो क्वेश्चन नंबर 52 का बी। इतनी ईमानदारी दर्शाइए, है ना। जैसे अभी यूट्यूब वाले चल रहे हैं 51 पर और लिख रहे हैं ऑक्सीजन। अब लिखना शुरू करेंगे क्या? लेट से दिखता है क्या? अच्छा, बाकी ईमानदार लोग हैं। अच्छा, और जो लोग देख रहे हैं वहाँ ऐप पर उनकी क्या स्थिति है? अभी दिखाइए ऐप वाला। अच्छा, 52। देखो मैंने बोला 52 तो 52 लिखना शुरू कर दिए। हाँ, हाल चाल ठीक है भैया? बढ़िया है। आज बातचीत नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना। चलिए, अब बातचीत नहीं होगी, 5 तारीख से करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताना कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के संदर्भ में बताना कि जड़, तना, पत्ती, कली सभी से कायिक प्रवर्धन हो सकता है। मैंने बोला ना कि सारी बातें हर जगह लागू होंगी। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन से पौधे जल्द तैयार होते हैं। भाई अगर आप गुलाब का फूल का लगाओ कभी, कली वाला काटो और जमीन में गाड़ दो और गुलाब का बीज बो दो, तो कौन जल्दी तैयार होगा? काटने वाला ना। तो ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा होगा? उपरोक्त में से डी लगा दीजिए। देखो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक जा रहा है। वहां जब एग्जाम मिलेगा ना ये, तो उसी में सोचना शुरू कर दोगे कि जल्दी है कि देर है ना। अलैंगिक पादप जनन विधियों में मिलान करिए। ईस्ट और खमीर में बडिंग होता है क्या? हाइड्रा में विखंडन या फिजन लिखा होगा। शैवाल में विखंडन या फ्रेगमेंटेशन है। बीजाणुओं का निर्माण, पोर्स, इसको पोर्स कर देना। कौन सा असत्य है? बी। देखो हाइड्रा जो होता ना, ये हाइड्रा है आपका, तो यहाँ भी बडिंग होगा ना।
ये अलग हो गया, तो अलग होना क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है, कलियों का अलग हो जाना। तो चाहे खमीर हो या हाइड्रा हो, ये दोनों क्या करते हैं? बडिंग करते हैं। और शैवाल अलग होता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट जाता है तो नया बन जाता है। बाकी जो कवक हैं उनके पोर्स जो होते हैं वो निकल करके दूर तक जाते हैं। तो उत्तर क्या हुआ आपका? बी वाला। कौन सा? बी वाला। बी है ना, हाइड्रा। ठीक, आगे बताना। बीज प्रकीर्णन के संदर्भ में असत्य युग्म का चयन कीजिए। सहजन या ड्रमस्टिक, ड्रा कर देना, ड्रमस्टिक, पवन के द्वारा। बीज प्रकीर्णन का मतलब है कि बीज का बिखराव, मतलब कि बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे आपने मदार का बीज देखा होगा, हवा में उड़ता रहता है, सफेद कलर का। तो मदार जो है क्या जल के द्वारा होगा? ये किसके द्वारा होगा? और यूरेना और जेंथियम जानते हो, जो आप देखो नहीं देखो, चिपक जाता है बाल में, इधर चिपक जाता है, तो जानवर भागा उधर से तो उसी की चिपक गया और थोड़ी दूर जाके वहां गिर गया। तो यूरेना और जेंथियम जो होता है वो जंतुओं के द्वारा हो गया। नारियल चूंकि जल के किनारे होते हैं तो इसमें बीज कैसे बहेगा? जल के द्वारा। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? डी वाला। तो ध्यान दीजिएगा, देखो आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ध्यान देना। क्योंकि वो सवाल बनाने जाएंगे एनसीईआरटी उठाएंगे, हमने एनसीईआरटी उठा ली है, तो ये मत सोचना कि इसके अलावा भी पढ़ना है। अगर यही पढ़ के चले जाना तो भी अगर नए सवाल बने तो आप हीरो बन के निकल के आओगे, और पुराना बना तो आपसे बेहतर कौन कर पाएगा। तो ध्यान रखना, आप ही सर्व विजेता हो, और ये भावना लेके जाना। बीपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे आयोग की औकात नहीं है बाहर से पूछ ले, समझ रहे हो? इतना पढ़ चुके हो। यूपीएससी होता तो एक बार हल्के में लेते उसको, है ना? यूपीएससी के लिए सोचना पड़ता है, इनके लिए परेशान मत होना। बहुत से लोग हमें मैसेज कर रहे हैं 3 दिन बचा, हाँ क्या करें अब। अरे पगला, एक साल से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे थे अभी? हैं? 3 दिन बचा, हमने लिख दिया सो जाओ, आराम करो। फिर कह रहे हैं कि 3 दिन बचा, शरीर कांप रही हमारी। हम कहे जाके पहले शरीर सही करो। तो क्या ही तरीका है, आपको डरना चाहिए, इतनी मेहनत करे हो भाई। मुझे आए हुए करीब 2 महीना हो गया, मैं 2 महीने देख रहा हूं कि आप सही से खाना तक तो खाए नहीं हो। यही सच्चाई है, सूखे काटे हुए जा रहे हैं बच्चे इधर वाले, है ना? नहीं, आप लोग तो पहले से काटे हो ना, इधर वाले बच्चे एकदम देखो सुखा गया बच्चा एकदम से। चिंता ना करो, एसडीएम बनोगे उसके बाद हम आपको बढ़िया प्रोटीन खिलवा देंगे। चलिए, तो डरना नहीं है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बता दूं, देखो डरना होता है, डर के आगे जीत नहीं है, लेकिन ध्यान देना, डर के आगे खाली डर है, समझ गए? तो जीतना इसीलिए है कि आप मेहनत किए हो, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 2 महीनों से अगर मैं एवरेज निकालूं तो 60 दिन में आपने कम से कम पढ़ा है तो 450 घंटे पढ़ा है, ये एवरेज है आपका। और अगर आप 450 घंटे 60 दिन में पढ़ सकते हो ना, इसी क्षमता को तो ध्यान में रख के हम लोगों ने मेंस की बैच लॉन्च कर दी है कि हम करा देंगे, और इतना करा देंगे कि सारा सवाल भिड़ा देंगे। तो क्योंकि आप बैठने वाले हो ना, तो बस पीटी निकाल के आ जाओ, आना एकदम मुस्कुरा के, चेहरा मुंह बना के मत आना ऐसे, है ना? क्या हुआ सर, कमरवा से निकले तो 120 था, यहाँ आते आते 17 बचा है, यहीं से कदरवाएंगे, है ना? और पूरा मुसल्लापुर हाथ दौड़ाएंगे, है ना? कि क्या किए थे वे। चलिए, मजाक थोड़ी है, आइए बढ़ते हैं। तो मेहनत करनी है, और बीपीएससी में 110 का टारगेट लीजिए, और 4-5 दिन बचे हैं। ये हाँ, फोन तो नहीं आ रहा है ना? बंद है? हाँ, मत करना किसी का, मतलब बहुत मन ना माने तो एक आध बार कर लिया करो, बाकी ना करना। आइए चलिए, बताना असंगत युग्म की पहचान कीजिएगा। गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन, वाष्पोत्सर्जन की कमी एब्सिसिक एसिड, जरावस्था में विलंबता जिब्रेलिन्स, और शिखाग्र प्रधानता ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। इनमें से बताना है कौन सा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसमें गलत जो है वो है आपका सी वाला, ये साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 56 का सी है। 57 देखना, निम्नलिखित में से सूची बता रहा, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिल्म 1 का 3 होगा, यहां पर 3 है, यहां भी 3 है। मूल के द्वारा, जड़ों के द्वारा बताना शकरकंद, हाँ जड़ों के द्वारा शकरकंद, तने के द्वारा अदरक, और बीजाणुओं के द्वारा राइजोपस। और कौन सा हो गया? सी।
ये से सवाल लगा लोगे आराम से। 58 बताना 58। पादपों में पोषक तत्वों और भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? खनिज तत्वों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, पक्का? कि जल का होता है? जल और खनिज दोनों का होगा ना, सही है। भोजन का परिवहन पत्तियों से फ्लोएम के द्वारा? भोजन का परिवहन ऊर्जा की सहायता से स्टार्च के रूप में होता है, क्या होगा? स्टार्च के रूप में स्टोरेज क्या होगा? स्टोरेज एटीपी होगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें? असत्य, केवल सी, केवल 3 ना। हाँ 59। प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन कहां से होती है? हाँ अभी पढ़ के निकलो। जीवों में निम्नलिखित चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी कौन से परागकारी होंगे इसमें? चिरेप्टो, एंटिमो, ऑर्निथो, तो सारे तो है ना। हाँ यूपीएससी ने पूछा इसको। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा हो गया डी वाला विकल्प। हाँ 61 देखना। अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रेक्तिका में संचित करना, गिरती हुई पत्तियां, रेजिन और गोंद निकालना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निकालना। आपको बताना है उत्सर्जन पादप कौन सी विधि से उत्सर्जन करते हैं? चारों, पक्का? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? डी। भाई उनके लिए ऑक्सीजन निकालना क्या है और हमारे लिए ऑक्सीजन लेना श्वसन है। आगे देखना 62। फाइटोट्रॉन क्या है? कभी ऐसा देखा है? पाली हाउस जानते हो? उसी के अंदर खेती होती है। तो अब इसके अंदर खेती कब करोगे? नियंत्रित परिस्थितियों में। कैसा? तो उसी को फाइटोट्रॉन कहते हैं। कुछ नया नहीं है, नया मतलब नाम बदला हुआ है। फाइटोट्रॉन का मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में पॉली हाउस बना करके खेती करने की विधि क्या कहलाएगी? फाइटोट्रॉन कहलाएगी। आगे बढ़िए, इसका बताना। प्रकाश संश्लेषण में सहायक कौन से होते हैं? ए, बी, ज़ेंथोफिल, केराटिनॉइड्स। मैंने कहा है कि कोई भी हो सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो सब होगा ना। देखो यहां पर क्लोरोफिल ए और बी, मेन ए होता है लेकिन कुछ में बी भी करते हैं। ज़ेंथोफिल और केराटिनॉइड्स ये वर्णी लवक हैं और वर्णी लवक भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन मत पालो, जो बता दिए उसको दिमाग में रखो। आगे बढ़िए, लास्ट सवाल है, इसको बताओ। अफीम कहां से मिलेगी? फल से ना। कैसा फल? कच्चा। तो ए में 3 है। हींग कहां से मिलेगा? जड़ से। रबर तने से। रबर तने काट के हम निकालते नहीं थे। और कुनैन छाल से। वहीं कहीं थोड़ा मैं लिखा रहा हूं, लिखो तो और जरा। हाँ लिखिए धनिया सूखे बीज से मिलता है। हाँ लिखो तो पहले, लिखिए धनिया। इलायची लिखना, इलायची। धनिया लिखो, सूखा बीज होता है। इलायची लिखना, सूखा फल और बीज। सूखा फल और। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार और वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।